हेलो एवरीवन, एसपी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन फिजिक्स। और हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन फिजिक्स में हम लोग ने पीछे देख लिया है कि प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो प्रॉब्लम को इस तरह से 5 तरह से हम लोग क्लासीफाई किए हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स क्या क्या यूज होने वाला है उसमें देखते हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्या होता है? तो हम लोग ने हर बार देखा है कांस्टेंट अगर पूछा जाए तो आप लोग बोलेंगे 2, 3, 4, 1/2 ये सब कांस्टेंट है। तो हाँ, ये सब कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट जब हम लोग आगे अब हायर क्लास में आगे यूज कर रहे हैं तो हम लोग को मालूम होना चाहिए किस टाइप का कांस्टेंट है। तो जनरली कांस्टेंट को दो पार्ट में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है वहाँ तक में हम लोग फिजिक्स के लिए यूजफुल होगा, उसको लिए हम लोग क्या करते हैं 2 पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं। फर्स्ट जो पार्ट हमारा होगा, वो होगा न्यूमेरिकल कांस्टेंट। ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट, जैसे न्यूमेरिकल मतलब नंबर होता है। सो नंबर 2, 3, 4, 1/2, -2, 3, 1/3, 5/2, 2:1/2, ये सब जितने भी नंबर्स हैं वो सब नंबर न्यूमेरिकल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 1/√2 ये भी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। √3/2 ये भी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है ना। 0.325 ये भी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। फिर और देख लेते हैं 6 × 0 to 2 × 10⁻23 ये भी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। ये सब हमारे न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। जो हमारा याद रहे, ये नंबर होना चाहिए कैसा, रियल नंबर। सारे नंबर रियल होने चाहिए। तो ये रियल नंबर सब हमारा क्या होंगे, न्यूमेरिकल कांस्टेंट में आएंगे। जैसे हमारा कुछ रियल नंबर मैं यूज कर रहा हूँ, उसके अलावा जैसे ये टर्म लिखा हुआ √3, क्या ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा? तो याद रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट, रूट के अंदर में माइनस अगर आता है तो वो ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो रियल नहीं होता है ना। ऐसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। सो ये हमारा क्या है, ये नंबर को रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं। सो ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस इसका होता नहीं है। तो रूट के अंदर में माइनस का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। सो ये हमारा न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। सेकेंड टाइप का जो कांस्टेंट है वो है आर्बिट्री कांस्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल कांस्टेंट एंड आर्बिट्री कांस्टेंट? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आर्बिट्री कांस्टेंट को लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इट में भी अल्फा, बीटा, गामा, अदर। जैसे हम लोग अल्फा बीटा का यूज किए हुए हैं, पहले भी क्लास 10th में पढ़े थे हम लोग। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के फॉर्म में अल्फा और बीटा का यूज करते थे। सिमिलरली अब गामा का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आर्बिट्री कांस्टेंट में p, q, स्मॉल r ये सब भी यूज हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये स्मॉल हो, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये सब हमारा क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। बोलेंगे ये किस तरह का कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट किसको बोलेंगे? तो जैसे हम लोग देखे, जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है वो सीधे देख के पता चल रहा है, वो नंबर से रहेगा, कोई भी रियल नंबर रहेगा वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट कहलाएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में होते हैं, ये भी कांस्टेंट होते हैं। ये इसमें डिफरेंस ये होता है कि अल्फाबेट में होते हैं, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स रहेगा। ये इक्वेशन में जब भी अगर यूज होते हैं तो इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू चेंज होने पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जो चेंज ना होता हो। कांस्टेंट मतलब सेम, एकदम हमेशा नियत रहता हो और चेंज नहीं रहता हो। तो सिमिलरली ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर वेरिएबल में वेरिएबल का वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी इक्वेशन में वेरिएबल का पुट करते हैं। जैसे एग्जांपल ax + by + c, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया a, यहाँ पे भी कांस्टेंट b
और यहाँ पे कांस्टेंट c है। और वेरिएबल कौन कौन सा है? वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज हो। ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल एक x है, एक वेरिएबल हमारा क्या है? y है। और x y का वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं, उसके कारण a और b और c ये अफेक्टेड नहीं होंगे, है ना। तो वैसे कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। ये बहुत सारे एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यूज होते हैं, तो इसीलिए इसका जानना जरूरी है। अगर हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट डायरेक्ट दिखाई देगा और आर्बिट्ररी कांस्टेंट अल्फाबेटिकली फॉर्म में होते हैं। दोनों ही कांस्टेंट होते हैं और दोनों क्या होते हैं? वेरिएबल के वैल्यू से इंडिपेंडेंट रहते हैं। वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो, इनका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, तो ये ध्यान में रखने वाला है। कांस्टेंट के बाद अब बारी आता है पढ़ने का वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होता हो। अब जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे, यानी कि वो फिक्स नहीं रहता है, उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। इसको भी, वेरिएबल्स को भी हम लोग दो पार्ट में डिफाइन किए हैं। एक पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करते। इनका वैल्यू चेंज होता है लेकिन ये दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करते हैं, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन बोलेंगे सर एक एग्जाम्पल बताओ, क्योंकि जब से हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं देखते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आता है। ओके, इमेजिन करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है जो हमेशा यूज होते आता है, वो है टाइम। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब ये टाइम किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, किसी अदर चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। टाइम कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहता है, बढ़ते रहता है ना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में है, उसको पकड़ के रोक सकते हैं, फोर्स लगा के रोक सकते हैं, है ना। जैसे बॉल मूव कर रहा है, उसको हाथ से ले कैच पकड़ेंगे तो रुक जाएगा, रुक सकता है, लेकिन समय नहीं हम लोग रोक सकते हैं, समय कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है। तो ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टाइम। सेकेंड नंबर में आता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ऐसे वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज तो होता है लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है ना। वैसा वैल्यू जिसका वैल्यू चेंज होता है लेकिन दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं। v इक्वल टू 3t माइनस 4, v इक्वल टू 3t माइनस 4, ये हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे इक्वेशन में v रिप्रेजेंट कर रहा है अगर वेलोसिटी को, और t हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ये एक इक्वेशन है जो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देखते हैं कैसे डिपेंड कर रहा है। टाइम तो इंडिपेंडेंट है। सपोज अगर टाइम का वैल्यू अगर 0 कर दे तो उस केस में v का वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। 3 इंटू 0 माइनस 4, तो आंसर कितना आ गया? माइनस 4। फिर से देखते हैं, t का वैल्यू इतना यूनिट, जो भी यूनिट रहेगा यूनिट डाल देंगे। ये t का हम लोग 1 सेकेंड यूज करते हैं, मान लो समय 1 सेकेंड हो गया। उसके बाद वेलोसिटी चेक करते हैं, v इक्वल टू, तो 3 इंटू 1 माइनस 4, तो कितना आ गया? 3 माइनस 4 यानी माइनस 1 यूनिट। t का वैल्यू अगर हम लोग 2 सेकेंड पुट करते हैं तो v इक्वल टू आ गया 3 इंटू t के जगह पे 2 माइनस 4, तो ये 6 माइनस 4 यानी हमारे पास आया 2 यूनिट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग समय पे वेलोसिटी अलग अलग आ रहा है। तो समय तो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, समय का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, लेकिन कैसे चेंज हो रहा है? तो समय पे डिपेंड कर रहा है। समय जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है?
टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। वेलोसिटी है डिपेंड कर रहा है टाइम पे, इसीलिए हमारा टाइम वेलोसिटी जो होगा वो वेलोसिटी हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें f इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 3 गिवन है, जहाँ f रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तो x हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स का वैल्यू अलग आएगा। बोलते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट x है हमारा, x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, x हमारा वेरिएबल है और f भी हमारा वेरिएबल है। x का वैल्यू अगर 0 होता है तो उस समय f का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ x के जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस क्या हो गया 3, ये आया। अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये भी 0, ये टर्म भी 0 और ये 3 न्यूटन हमारा फोर्स है। नेक्स्ट में देखते हैं x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो f का वैल्यू कितना आया 2, x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स, 5x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3, यहाँ किए तो 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 प्लस 5 प्लस 3 यानी हमारे पास 10 न्यूटन है। तो फिर यहाँ देख रहे हैं x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे x जो होगा वो हमारा यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो जिसका वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अपने आप डिस्टेंस आगे जा सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, इसलिए ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन फोर्स का बात कर रहे हैं, फोर्स डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे फोर्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा यहाँ हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कहाँ पे क्लियर है, हम लोगों ने देखा वेरिएबल को 2 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। एक पहला वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कांस्टेंट के बारे में जब भी हम लोग पढ़ रहे थे तो बीच बीच में मैंने कुछ वर्ड यूज किया था, जैसे एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स, है ना, थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू अगर हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल एक्सप्रेशन का। तो जैसे हमारा 2x प्लस 3, इसमें देखते हैं वेरिएबल क्या है, x है, कांस्टेंट क्या है 2 है और कांस्टेंट एक क्या है 3 है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कांस्टेंट भी आ रहे हैं और वेरिएबल भी है, इनको कंबाइन किया है प्लस के थ्रू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में टर्म कितने हैं, तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस या माइनस के थ्रू जो जुड़ा रहेगा, कंबाइन रहेगा, वो हमारा टर्म बताएगा। तो पहला हमारा टर्म ये हो जाएगा और दूसरा टर्म ये हो जाएगा। ये किसके थ्रू, दोनों टर्म कंबाइन है तो प्लस साइन के थ्रू कंबाइन है। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। और एग्जाम्पल एक्सप्रेशन का देखते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। यहाँ पे भी देखते हैं इसमें वेरिएबल क्या है, कितने वेरिएबल है मैं अगर पूछूंगा तो 1, 2 नहीं, एक ही वेरिएबल यहाँ पे है, वो है x, और x का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे x केवल सिंपल है, पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सो इसमें अगर पूछेंगे कि ये एक एक्सप्रेशन है तो हाँ है। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, तो एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल कौन है, x। ये हमारा इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल कनेक्शन नहीं है। ये वेरिएबल है और कांस्टेंट का प्रोडक्ट है, 2 कांस्टेंट है एंड वेरिएबल x स्क्वायर है, इनको गुना कर दिए हैं। यहाँ पे भी वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट है, यहाँ पे कांस्टेंट -3 है एंड वेरिएबल x है, इनको प्रोडक्ट कर दिए हैं और ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। फिर से मैं पूछता हूँ कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, तो देयर आर 3 टर्म्स इन द एक्सप्रेशन।
फर्स्ट टर्म इज 2x स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 3x एंड थर्ड टर्म इज 5। तीनों टर्म को प्लस साइन के थ्रू या माइनस साइन थ्रू क्या किए हैं, कंबाइन किए हैं। सो हमारे पास ये कितने टर्म आ गए हैं, 3 टर्म आ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल एक्सप्रेशन का, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7। अब इसमें पूछते हैं कि बताइए इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल है। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग को देख के पता चल रहा है एक x है दूसरा y है, तो कितने वेरिएबल हो जाएंगे, 2 वेरिएबल हो जाएंगे, है ना। एक x है और y, बाकी हमारा कांस्टेंट इसमें यूज हो रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, तो देयर आर 3 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। तो 3 टर्म है इस एक्सप्रेशन में। तो ये यहाँ पे हम लोग को कुछ क्लियर हुआ बातें। तो इसमें इसको देख के कंक्लूजन हम लोग कुछ निकाल सकते हैं। उससे पहले और कुछ हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया 2xy, क्या ये एक्सप्रेशन है, तो बोलेंगे हाँ है। हाउ मेनी वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन, तो देयर आर 2 वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन x एंड y। एंड हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, तो ओनली 1 टर्म्स, इससे और कोई ना जुड़ा है ना घटा है, इसीलिए एक ही है। सो ये ओनली 1 टर्म्स है, तो 1 टर्म एक्सप्रेशन ही आ जाएंगे, है ना। फिर आगे देखते हैं हम लोग हाउ मेनी टर्म्स। अगर मैं केवल 2 लिखता हूं तो क्या ये एक्सप्रेशन है, तो हाँ ये भी एक्सप्रेशन होगा, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। हाउ मेनी टर्म इन दिस एक्सप्रेशन, 1। हाउ मेनी कांस्टेंट इन दिस एक्सप्रेशन, 1। हाउ मेनी वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, 0। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। अब देखते हैं एक्सप्रेशन के कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लिए हैं। इसमें एक वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये सब हमारा एक्सप्रेशन होता है। अब देखिए इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, कोई वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या टर्म यूज करेंगे, कोफिशिएंट। ओके, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन। तो x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x के गुना में, x के मल्टीपल में क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2 है। यहाँ पे फिर से देखो क्वेश्चन में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। इस एक्सप्रेशन में फिर से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट कितना है, तो x के मल्टीपल में क्या है, कोई बोलेंगे 3 और कोई बोलेगा -3। 3 इज रॉन्ग आंसर एंड -3 इज द करेक्ट आंसर। याद रहे -3 है यहाँ पे कोफिशिएंट किसका, x का। फिर इसमें आता है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सप्रेशन, तो 3। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 5। याद रहे कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, वेरिएबल का जो प्रोडक्ट में हो। अब यहाँ पे आता है इन दिस एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन, तो 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, तो 7 इज द कांस्टेंट टर्म। अगर मैं 7 की जगह यहाँ अगर प्लस की जगह माइनस रहेगा तो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे -7 इज अ कांस्टेंट टर्म, ये ध्यान रखेंगे। फिर से यहाँ आते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन। तो मैं पूछूंगा इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, तो x तो हमको अलग कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे 0। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन दिस एक्सप्रेशन, y भी अलग नहीं दिख रहा है, ये x के साथ है, सो इसका भी क्या हो जाएगा 0। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ xy इन दिस एक्सप्रेशन, तो क्या बोलेंगे x एंड y का कोफिशिएंट क्या है 2। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 0। कांस्टेंट टर्म 2। यहाँ पे पूछेंगे कांस्टेंट टर्म कितना है, तो हो जाएगा 0। तो ये ध्यान में रखना है ये कि कैसे हम लोग डिटेक्ट किए हैं, है ना। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछता हूँ इन थर्ड एक्सप्रेशन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बोलेंगे हैं इसमें तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो जो नहीं रहेगा उसको क्या कर देंगे 0।
तो एक्स स्क्वायर का यहाँ टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन को हम लोग देखें कि किस तरह से रहता है एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। ये जानने के बाद कुछ हम लोग इसका कंक्लूजन निकालते हैं। सबसे पहला चीज, एक्सप्रेशन जो होता है उसमें कांस्टेंट हो भी सकता है, वेरिएबल हो भी सकता है और वेरिएबल नहीं भी हो सकता है। जैसे वेरिएबल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें नहीं है। दूसरा चीज, किसी एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है, बट इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल है, कोई वेरिएबल नहीं। ओके। तीसरा हम लोग अगर निकालेंगे, एक्सप्रेशन वन साइडेड होता है, एक ही साइड में होता है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये वन साइडेड होता है। बोलेंगे 2 साइडेड क्या होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सो ये हम लोग इतने टर्म हम लोग इसमें जाने। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सप्रेशन अगर बोलेंगे होता क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस प्रोडक्ट, है ना। ये सब के साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखो 2xy एंड 2 इज इन प्रोडक्ट, दोनों गुना में है ना, तो ये हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ द गिवन वेरिएबल्स, है ना। कुछ वेरिएबल्स हैं, उनका कोफिशिएंट के बारे में हम लोग जान लिए। एक्सप्रेशन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन कुछ नहीं, यह एक्सप्रेशन ही टाइप का होता है, बट ये 2 साइडेड होता है। ये एक तरह का दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं इक्वल साइन के थ्रू, उसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कोई 2 एक्सप्रेशन ले लेते हैं, 2x + 3 = 5। तो कोई 2 एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर लिए हैं, किसी भी 2 एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल साइन के थ्रू अगर कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या कहला जाएगा, इक्वेशन कहला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कहीं इक्वेशन लिखा हुआ दिखेगा उसमें हम लोग को इक्वल का साइन इंक्लूड रहेगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये है एक साइड और ये है दूसरा साइड। पहले साइड को हम लोग LHS बोल सकते हैं और दूसरे साइड को क्या बोलेंगे, RHS। पहला एक्सप्रेशन LHS वाला एक्सप्रेशन ये है और RHS वाला एक्सप्रेशन ये है। और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 2x² - 3x + 5 = 7x + 3। क्या ये इक्वेशन है? तो हाँ, ये इक्वल के साइन के थ्रू 2 चीज को कंपेयर किए हैं, ये भी क्या है, इक्वेशन है। 2 अलग अलग एक एक्सप्रेशन ये हुआ, दूसरा एक्सप्रेशन ये हुआ, दोनों को हम लोग क्या किए हैं, कंपेयर किए हैं इक्वल साइन के थ्रू। सो ये हमारा इक्वेशन कहलाएगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ ax² + bx + c = 0। क्या ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है? तो बोलेंगे हाँ ये इक्वेशन है। फर्स्ट साइड LHS साइड का एक्सप्रेशन ये है, RHS साइड का एक्सप्रेशन ये है, और ये दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल साइन के थ्रू कंपेयर किए हैं, सो ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन एक्सप्रेशन में यही थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम लोग जान लेते हैं कि इक्वेशन जो होते हैं वन साइडेड होते हैं, एक्सप्रेशन जो होते हैं वन साइडेड होते हैं, इक्वेशन जो होते हैं 2 साइडेड होते हैं। 2 साइडेड कहने का मतलब इनका LHS भी रहेगा और RHS भी रहेगा। इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जबकि एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बोलेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे जैसे 2x + 3 = 5 है, ये इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2x + 3 = 5 दिया हुआ है, 2x 3 को उस साइड ले गए तो 5 - 3 हो जाएगा। यहाँ से 2x = 5 - 3 2, x = 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो कितना आ जाएगा 1। x का एक वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। यानी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को और सॉल्व करके वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक्सप्रेशन में वन साइडेड होता है, इसलिए उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते।
याद रहे दोनों में एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन में, इसमें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग को पढ़ना है वो मैक्सिमम तीन ही वेरिएबल तक पढ़ना है, क्योंकि चार जब वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तीन वेरिएबल जब होगा तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वो भी लंबा हो जाएगा। तो मैक्सिमम तीन वेरिएबल, अधिकतर केस में, जनरल केस में दो ही वेरिएबल का यूज होगा। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में एक और डिफरेंस है कि एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है और इक्वेशन में इक्वल का साइन इंक्लूड रहेगा, इक्वल दिखेगा, इक्वल दिखना चाहिए इक्वेशन में, ठीक है। याद रहे सबसे ये डिफरेंस एक चीज है जो एक्सप्रेशन इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं भी हो सकता है, लेकिन इक्वेशन में एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। बोलेंगे सर अगर एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं हो सकता है तो इक्वेशन में भी नहीं हो सकता है, तो नहीं, इक्वेशन में एटलीस्ट वन वेरिएबल कंपलसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 = 3 लिखता हूँ तो क्या पॉसिबल है? ये तो इक्वेशन है, यानी 2 = 2 लिखूंगा, 3 = 3 लिखूंगा तो इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, ये कोई मीनिंग का है ही नहीं। 2 = 2 होता है, 3 = 3 होता है, लेकिन ये 2 एक अलग एक्सप्रेशन है, 3 एक अलग एक्सप्रेशन है, दोनों को क्या कंपेयर कर सकते हैं? तो नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या होना, इक्वेशन में एटलीस्ट वन वेरिएबल हम लोग को होना चाहिए, जिससे हम लोग ये वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं हो सकता है, वेरिएबल का जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हो। जैसे 2 एक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन, 3 एक सेपरेटली एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। जैसे अब हम लोग जो पढ़े हैं ax² + bx + c = 0, ये हमारा इक्वेशन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th में हम लोग इसको सॉल्व करना सीखे हैं, और सॉल्व करने पे हमारे पास x का वैल्यू कितना आया था, याद कीजिए, -b ± √b² - 4ac/2a। यही हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़े थे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होता है, x के यहाँ दो वैल्यू आएंगे, एक बार प्लस रखने पे, एक माइनस रखने पे। तो हम लोगों ने देखा कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में, इक्वेशन के बारे में। याद रहे हम लोग उतना ही देखे हैं जितना हम लोग को अभी जरूरी है ना। ज़्यादा हम लोग इलोबरेट नहीं किए हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं, क्योंकि हम लोग को इतना ही अभी ज़रूरत है ना। इसमें और भी बहुत सारा चीज़ बताने के लिए हो सकता है, लेकिन हमको जितना ज़रूरत है उतना ही हम लोग को देखना है। आगे हम लोग इसमें देखने वाले हैं फंक्शन के बारे में।